18 अगस्त 1945 करीब दोपहर के 2 बजे हो गए। ताइवान की तापेई शहर के आसमान से एक आग का गोला जमीन की तरफ बहुत तेज रफ्तार से गिरता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर वो चीज जमीन से टकरा करके बहुत बड़े धमाका के साथ आग में जल करके राख हो जाता है। असल में दोस्तों ये आग का गोला कोई उल्का या रॉकेट का अवशेष नहीं था, बल्कि एक एरोप्लेन था जिसमें सवार थे इंडिया के महान फ्रीडम फाइटर में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जो ब्लास्ट हुआ था वो एरोप्लेन की इंजन खराब होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था, यानी कि एरोप्लेन अब क्रैश हो चुका था। और इसके साथ महान फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सबको छोड़ करके सारे दिन के लिए चले गए थे। और दोस्तों इधर सवाल उठता है, आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्यों एरोप्लेन क्रैश हुआ? एरोप्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट था या किसका साजिश? तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम उस दिन की रात के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नेताजी का नाम पर शोहरत पाई, भारत के आजादी के सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी में से एक थे। ब्रिटिश रूल के खिलाफ उनकी अप्रोच महात्मा गांधी की पीसफुल और नॉन वायलेंस से अलग था। वो मानते थे कि आर्म स्ट्रगलर्स और एक्सटर्नल सपोर्ट से भारत को आजादी मिलना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेताजी ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक्सिस पावर यानी कि जर्मनी और जापान की मदद ली है। और 1943 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई यानी कि INA। उनका मिशन था भारत को आजादी दिलाना है ब्रिटिश हुकूमत से। लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की कगार पर था, क्योंकि जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम गिराया गया था और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का खुदकुशी। ये 2 इवेंट ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म ही कर चुका था। बोस का प्लान था वो पहले जापान जाकर के जापान को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जापान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत मदद किया था भारत को। और उसके बाद मंचूरिया जाकर के सोवियत यूनियन के लीडर से मिलेंगे ताकि भारत की आजादी के लिए नया स्ट्रेटेजी बनाया जा सके। इसी प्लान के तहत वो अगस्त 1945 में जापानीज मिलिट्री प्लेन में सफर कर रहे थे जब उनकी प्लेन क्रैश होने की रिपोर्ट आई। प्लान के तहत नेताजी 17 अगस्त 1945 की सुबह को बैंकॉक से निकलते हैं वियतनाम की साइगन की तरफ अपनी INA फोर्स के साथ और सुबह 10 बजे साइगन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद उनको बताया जाता है जो मित्सुबिशी की-21 फाइटर जेट उनके लिए रखा गया था अगले जर्नी के लिए, उसमें बस 2 लोग बैठ सकते हैं। ये बात सुनने के बाद नेताजी शक में पड़ गए, यानी कि उनके साथ आए इतने सारे INA फाइटर में से बस उनको एक साथी को चुनना पड़ेगा आगे सफर के लिए। और नेताजी अपने साथी हबीबुर रहमान को चुनते हैं। फाइनली 17 अगस्त 1945 की शाम को यानी कि 5 बजे ये प्लेन टेकअप करता है साइगन से और करीब 13-14 लोग इस प्लेन में सवार थे। आपके मन में सवाल आएगा 13-14 लोग और किधर से आ गए? असल में नेताजी और उनके साथी को छोड़ करके बाकी का लोग जापानीज मिलिट्री से थे। शाम की 5 बजे प्लेन उड़ान भरता है और कुछ टाइम उड़ने के बाद प्लेन एक ऑन शेड्यूल लैंडिंग करता है वियतनाम के टोरान शहर में रात की वजह से, क्योंकि तो प्लेन इतना एडवांस नहीं था कि रात में उड़ाया जा सके। सभी पैसेंजर रात में होटल में रुकते हैं और क्रू काम करते रहते हैं प्लेन को हल्का करने के लिए। बहुत सारे एमुनेशन और हथियार प्लेन से उतारा गया ताकि प्लेन एक लंबी उड़ान भर पाए। प्लेन बहुत हल्का हो चुका था, इसलिए पायलट डिसाइड करते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज हाइतो को स्किप करेंगे और उसके अगला स्टॉपेज तापे में जाकर के लैंड करेंगे। और ऐसा ही होता है। करीब दोपहर की 12 बजे प्लेन को ताइवान के तापेई शहर में लैंड किया जाता है। 2 घंटे की स्टॉप के दौरान सभी पैसेंजर रुकते हैं और लॉन्च करते हैं। इसके बीच में पायलट और इंजीनियर को एरोप्लेन की लेफ्ट इंजन में कुछ खराबी दिखता है। इसे ज्यादा छानबीन नहीं किया जाता है, वो ये बोल करके टाल देते हैं कि अभी इस प्लेन में नया इंजन लगा है। 18 अगस्त दोपहर 2 बजे ये प्लेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरता है। बट प्लेन में जो पैसेंजर्स और क्रू सवार थे उनको पता नहीं था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। प्लेन उड़ने के कुछ ही मिनट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाके की आवाज सुनाई देता है सभी को, मानो कि जैसे आसमान फट चुका है। और देखते ही देखते प्लेन की लेफ्ट इंजन आग पकड़ लेता है और प्लेन बैलेंस खो करके सीधा जमीन पर आकर के क्रैश हो जाता है। प्लेन में जो आगे बैठे थे यानी कि पायलट और को पायलट और एक जापानी जनरल, उन्होंने वहीं पर शहीद हो जाते हैं। और ठीक जनरल के पीछे गैसोलीन टैंक के साइड पर नेताजी ने बैठे थे और नेताजी के पीछे हबीबुर रहमान बैठे थे। खुशकिस्मत से नेताजी और उनके साथी हबीबुर रहमान इस क्रैश से बच गए, पर यह खुशी बहुत कम देर के लिए था, क्योंकि वो जब प्लेन के पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं वो दरवाजा अब लॉक हो चुका था क्रैश की वजह से। उनके पास एक ही ऑप्शन था, बस प्लेन की आगे के रास्ते से निकलना। आगे के रास्ते से निकलना मतलब आग के बीच में निकलना, और वो आगे के रास्ते से निकलते हैं। नेताजी प्लेन की गैसोलीन टैंक के पास बैठे थे, इसलिए क्रैश के दौरान उनकी बॉडी में पेट्रोल गिर चुका था। इसकी वजह से उनकी कपड़ा जल्दी आग पकड़ लिया। आग को बुझाने के लिए हबीबुर रहमान और उनके साथी बहुत कोशिश करते हैं, बट वो नाकाम रहते हैं।
आग की वजह से नेताजी के चेस्ट, आर्म, फेस और टोटल बॉडी में सीवियर बर्न हो जाता है। उन्हें तुरंत नानोमा मिलिट्री हॉस्पिटल, एक जापानीज मिलिट्री हॉस्पिटल को ले आ जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उनकी क्रिटिकल हालत की वजह से रात के 9 बजे उनकी देहांत हो जाता है। अपने अंतिम समय में नेताजी ने अपने साथी हबीबुर रहमान को बोलते हैं, जाओ भारत के सारे लोग को बोल दो कि वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और जब तक आजादी नहीं मिली तब तक लड़ाई करते रहेंगे। बाद में जापान की गवर्नमेंट बोस की डेथ की ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करता है। ये खबर तो ब्रिटेन को खुश कर देता है, बट ये खबर भारत में छा गया और उनका सपोर्टर्स को एक शॉक की तरह लगा। लेकिन कई लोगों ने इस स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया और कुछ लोग इस एक्सीडेंट को झूठ मानने लगे। वो बोले अभी भी नेताजी जिंदा है। इसलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कमेटी बैठाया गया और इंक्वायरी किया गया। तो दोस्तों चलिए जो मेन इंक्वायरी हुआ था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की डेथ की ऑफिशियल स्टोरी पर शुरू से ही डाउट रहा है। जब जापानीज अथॉरिटी ने अनाउंस किया सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश और बर्न की वजह से हुई, तो भारत में कई लोग इसे मानने से इनकार कर दिए। उनका मानना था कि ये प्लेन क्रैश एक कॉन्स्पिरेसी था जिसमें बोस एक कहानी रचे ताकि वो छुप करके भारत की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ा सके। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी ने सोवियत यूनियन पहुंच गए थे, बट उनको वहीं पर बंदी बनाया गया और वो बाकी का लाइफ वहीं पर काट लिए। कई बार रिपोर्ट आया कि उन्हें भारत के अलग अलग जगह पर देखा गया। सबसे फेमस थियरी है सुभाष चंद्र बोस एक बाबा बन गए और गुमनामी की जिंदगी जी। इसे गुमनामी बाबा थ्योरी कहते हैं। सालों तक की कमेटी और इन्वेस्टिगेशन होती रही, जैसे शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन, मुखर्जी कमीशन, जो उनकी की सच्चाई को सामने रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुखर्जी की कमेटी 2005 ने प्लेन क्रैश की थ्योरी को संपूर्ण रिजेक्ट कर दिया और कहा कि बोस की का सच्चाई अभी तक रिवील नहीं हुआ है। मुखर्जी कमीशन क्या रिपोर्ट सबमिट किए थे उसे जानने से पहले 1956 में शहनवाज कमेटी क्या रिपोर्ट सबमिट किया था, चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ये कमेटी 1956 में फॉर्मेशन हुआ था और सारे इन्वेस्टिगेशन और छानबीन करने के बाद ये कमेटी ने कंक्लूजन दिया कि बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश के दौरान हुआ था। कर्नल हबीबुर रहमान जो प्लेन क्रैश के दौरान सुभाष बोस के साथ में थे, उन्होंने भी बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी का उसी प्लेन क्रैश में हो गया था, बट लोगों ने इस बात को मानने भी इनकार कर दिया। इसलिए 1970 में खोसला कमीशन बनाया गया। खोसला जी ने एक कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने डायरेक्ट ताइवान की उसी शहर में जाकर के जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था वहीं पर जाकर के छानबीन की, बट जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था 1970 तक उस साइट को हटा दिया गया था। शाहनवाज कमेटी ने ताइवान जाने की कोशिश किया था, बट इंटरनेशनली भारत का रिलेशन इतना अच्छा नहीं था, इसलिए शाहनवाज कमेटी वहीं पर नहीं जा पाया था। सब कुछ छानबीन करने के बाद 1970 में खोसला जी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने भी स्वीकार की नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी। इस रिपोर्ट को भी लोग मानने में इनकार कर दिए। ठीक है, तो इसलिए बिठाया गया मुखर्जी कमीशन, जो कमीशन 1999 से लेकर के 2005 तक छानबीन किया। जितने भी आज तक इन्वेस्टिगेशन हुए थे ये सबसे कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टिगेशन प्लेन क्रैश को ही एकदम रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो नेताजी के प्लेन क्रैश में होने की प्रूव करे। लेकिन इस कमीशन ने ये नहीं बताया पाया बोस की असली मौत कैसे और किसकी वजह से हुआ था। कई लोग मानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट को इंटेंशनली मैनिपुलेट किया गया और सुभाष चंद्र बोस के देहांत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होकर के रह गया। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है गुमनामी बाबा। लोग ये मानने लगे सुभाष चंद्र बोस एक बाबा बन गए और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में रहने लगे। पर दोस्तों इसे भी छानबीन किया गया पर यह प्रूव नहीं किया जा सका कि ये सुभाष चंद्र बोस थे। उनका डिस्पेरेंस ने इतने साल बाद भी उनका नाम एक डिबेट और रिसर्च टॉपिक बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते तो भारत का इतिहास कुछ अलग होता। आज भी लोग उनकी कॉरेज और लीडरशिप को याद करते हैं और उनकी कहानी एक असली अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो हर जनरेशन को क्यूरियस करता है। दोस्तों इन सारी थ्योरी में से आपका ओपिनियन क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।